हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में कल जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ था उसका नाम क्या है? संविधान का संशोधन, या फिर हम कह सकते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लास्ट क्लास में हमारा वो टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था। तो आज हमारा ये नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम क्या है? संविधान की मूल संरचना, या फिर हम कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस तरीके की है? बहुत बार मतलब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत डीप में अगर आता है तो इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर ठीक है कि कुछ को लग रहा होगा कि नहीं आता है क्वेश्चन, बट ये है कि पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, इसलिए मैं आपको सारा पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आज हमारे इस टॉपिक की ये पहली ही क्लास है, तो अगली क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है वो हम इस वाली क्लास में जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबको बस इतना ज़्यादा वो नहीं है, इसमें कुछ केसेस हैं और थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है। तो वो केसेस बहुत बार आ जाते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैं उनको करा रही हूँ। तो चलिए अब हम अपनी आज की हमारी क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं मूल संरचना का प्रादुर्भाव, मतलब जो मूल संरचना होती है उसका प्रादुर्भाव किस प्रकार से होता है या क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं। अब जो हमारा भारतीय संविधान है उसका जो आर्टिकल 368 है, उसके अंतर्गत जो हमारा जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार है, उनमें अमेंडमेंट कर सकती है या नहीं। यह विषय संविधान लागू होने के 1 वर्ष पश्चात ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया। तो क्या हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो उसके बाद ही 1 साल बाद ये केस आ गया कि जो हमारी संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अंदर वो कोई अमेंडमेंट कर सकती है या नहीं। ठीक है, तो एक साल बाद ही ये केस कहाँ आया? सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया। तो केस का नाम क्या था? केस का नाम था शंकरी प्रसाद मामला। तो शंकरी प्रसाद मामले में क्या हुआ? 1951 के अंदर में पहला संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। तो उस जो केस आया था उसमें क्या हुआ था? जो पहला संशोधन अधिनियम था 1951, उसमें क्या था कि जो संवैधानिक वैधता थी उसको चैलेंज किया गया था, उसको चुनौती दी गई थी, जिसमें जो प्रॉपर्टी का राइट था वो उसमें क्या है? कटौती की गई थी, क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो खत्म कर दिया गया था। तो फिर उसमें क्या, उसको चैलेंज किया गया, किसके द्वारा? शंकर प्रसाद के द्वारा। ठीक है, तो आगे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कहा? उसने क्या व्यवस्था दी? तो सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने यह व्यवस्था दी कि जो आर्टिकल 368 है या आर्टिकल 368 है, उसमें जो संशोधन की जो शक्ति है उसके अंतर्गत ही जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार हैं, उनमें संशोधन की शक्ति भी अंतर्निहित है, मतलब उसी के अंदर है उसकी पावर्स जो हैं। साथ ही साथ आगे क्या बताया? आगे बताया कि अनुच्छेद 13 जो आर्टिकल 13 है, उसमें क्या है? विधि या लॉ हम कह सकते हैं, शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधियां कानून ही आती हैं। तो उसके अंतर्गत क्या है? जो सामान्य विधियां हैं या कानून है, यही आती हैं केवल। आगे इसमें क्या कहा गया है? आगे इसमें बताया गया है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम नहीं, जबकि इसमें क्या है? मात्र सामान्य विधियां ही आती हैं या कानून ही आते हैं, सामान्य कानून। संवैधानिक जो संशोधन अधिनियम है वो इसके अंतर्गत नहीं आता। इसलिए क्या हुआ? इसलिए संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित करार भौतिक अधिकारों को संक्षिप्त कर सकती है अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। तो इसलिए जो संसद है वो क्या कर सकती है? जो संविधान का जो संशोधन अधिनियम है उसको पारित कराकर क्या कर सकती है? उसके जो भौतिक अधिकार हैं, जो उसके फिजिकल राइट्स हैं, जो भौतिक अधिकार हैं, उनको क्या कर सकती है? भौतिक अधिकारों को संक्षिप्त कर, मतलब और थोड़ा कम कर सकती है, छोटा कर सकती है, संक्षिप्त कर, या किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। ये कहने का मतलब है कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स है उसको हटा सकती है। कौन हटा सकती है?
हमारी जो संसद है, ठीक है, अब उसके अंदर अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे इसमें कहा गया है कि लेकिन गोलकनाथ मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पहली वाली स्थिति बदल दी। लेकिन 1967 या हम कह सकते हैं 1967 में क्या हुआ, एक और केस आया गोलकनाथ मामले के नाम से। तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट जो है, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उसने अपनी पहली जो स्थिति थी, जो उसके पहले की कंडीशन थी 1951 के अंदर, जो शंकर प्रसाद वाला केस था, जो उसने डिसीजन दिया, तो उसको क्या किया, उसको पलट दिया। इस मामले में 17वें संशोधन अधिनियम 1964 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। इस मामले में किसको चैलेंज किया गया था, जो 17वां जो संशोधन अधिनियम आया था 1964 में, तो उसके अंदर जो संवैधानिक वैधता की थी उसको चैलेंज किया गया था, किसके द्वारा, गोलकनाथ के द्वारा। तो जिसमें क्या था, जिसमें कहा गया था कि जिसमें 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्रवाई को जोड़ दिया गया था, जिसमें जो 9 शेड्यूल है, 9वीं जो अनुसूची है, उसके अंदर अंदर क्या किया था, जो राज्य हैं, जो स्टेट है, राज्य के द्वारा की जाने वाली जो कार्रवाई है उनको क्या किया गया था, उनको जोड़ दिया गया था। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको क्या है, लोकोत्तर या फिर अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है, मतलब इनको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए संसद मौलिक अधिकारों में न तो कटौती कर सकती है, न ही किसी भौतिक अधिकार को वापस ले सकती है। अब इसमें डिसीजन बिल्कुल उलट गया। अब ये कहा कि संसद ना तो इनमें कोई कटौती कर सकती है और ना ही इनका जो भौतिक आधार है, जो इनकी फिजिक है, जो फिजिकल राइट है, भौतिक अधिकार है, उसको भी वापस ले सकती है, मतलब नहीं ले सकती। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून है और इसलिए किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है। तो जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है उसका जो अनुच्छेद 13 है, उसके क्या है, आशयों के अंतर्गत एक कानून है और इसलिए किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने में वो सक्षम नहीं है। तो इस वजह से वो क्या नहीं कर सकती, किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे इसमें क्या बताया गया है, आगे बताया गया है कि गोलकनाथ मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की प्रक्रिया में संसद ने 24वां संशोधन अधिनियम 1971 अधिनियमित किया। अब जब गोलकनाथ मामला आया था 1967 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यवस्था दी, या व्यवस्था की जो प्रतिक्रिया थी उसमें संसद ने क्या किया, 24वां जो संशोधन अधिनियम आया था 1971 में, उसे अधिनियमित किया। किसने किया, संसद ने। तो इस अधिनियम ने अनुच्छेद 13 तथा अनुच्छेद 368 में संशोधन कर दिया और मतलब क्या किया, फिर इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, जो अनुच्छेद आर्टिकल 13 है और आर्टिकल 368 है, उसमें संशोधन कर दिया और घोषित किया, क्या घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है। अब क्या हुआ, अब ये इन आर्टिकल्स के तहत क्या हुआ कि ये सुनिश्चित कर दिया गया, ये कह दिया गया कि जो संसद है उसको मौलिक अधिकारों को क्या करने की, सीमित करने की और वापस लेने की शक्ति है। और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा। और जो ये अधिनियम आएगा, ये अनुच्छेद 13 के जो आशय हैं उसके अंतर्गत क्या नहीं माना जाएगा, कानून नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये व्यवस्था किसने दी, ये सुप्रीम कोर्ट ने दी। तो आई होप जो मैं समझा रही हूँ आपको ये बात समझ आ रही होगी, जो मूल संरचना है उसका जो प्रादुर्भाव है, मतलब किस तरीके से है, उसमें बताया गया है कि जो हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस टाइप की है। तो इन केसेस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप केस पढ़ोगे, आपको ये समझ आएगा कि कौन से केस में क्या डिसीजन सुनाया और किस तरीके से फिर दूसरे केस में उस डिसीजन को चेंज कर दिया। तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया है, नेक्स्ट बताया गया है कि हालांकि केशव नंद भारती मामले
1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय को प्रतिष्ठित कर दिया। हालांकि 1973 में क्या हुआ, जो केशवनंद भारती मामला था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो गोलकनाथ मामला था उसमें अपने निर्णय को क्या कर दिया, प्रतिष्ठित कर दिया। इसने 24वें संशोधन अधिनियम 1971 की वैधता को बहाल रखा। इसने क्या किया, जो सॉरी 24वां जो संशोधन अधिनियम आया था 1971 में, उसकी जो वैधता थी उसको बहाल रखा और व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। और फिर क्या व्यवस्था दी इस बार ये बोला कि जो संसद है वो मौलिक अधिकार जो हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको क्या कर सकती है, उनको सीमित कर सकती है, उनको लिमिटेड कर सकती है, अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है, या फिर क्या कर सकती है, किसी भी अधिकार को वापस ले सकती है, किसी भी फंडामेंटल राइट को। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत दिया संविधान की मूल संरचना का। साथ ही साथ जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने एक नया सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत, जिसको हम संविधान की मूल संरचना का, उसको संविधान की मूल संरचना के नाम से जान गए। अब इसमें क्या बताया, इसने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इसने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को बदलने की शक्ति नहीं देते। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया, ये डिसीजन दिया, ये व्यवस्था दी कि जो अनुच्छेद 368 है इसके अंतर्गत संसद क्या कर सकती है, संसद के जो संवैधानिक अधिकार है उसे संविधान की जो मूल संरचना है को ही बदलने की शक्ति नहीं देती। मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो संसद है वो कोई बदलाव नहीं कर सकती। मतलब बदलाव कर सकती है, घटा बढ़ा सकती है, किसको, जो फंडामेंटल राइट्स है उनको, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल संरचना है, उसमें किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन या चेंजेस नहीं कर सकती। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती अथवा वैसे मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी संसद है वो मौलिक अधिकारों यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनको लिमिटेड नहीं कर सकती, या फिर वैसे मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती जो कि क्या है, जो कि हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, है जो हमारे संविधान की जो मूल संरचना है उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें काफ़ी रह रहा है, एक क्लास और लग जाएगी। तो आई होप जो मैंने आज की क्लास में आपको समझाने की कोशिश की आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और बच्चों तक भी इस क्लास को और इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और डिटेल में जीएस पढ़ सके। गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, अगर आपका कोई भी सजेशन है मेरे लिए या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।